यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक ने चौहान अंकल को रोशन की कंपनी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस फोन पर दिए और फोन रख दिया। कियारा को ज्यादा तो कुछ न समझ नहीं आया, पर इतना वह भी समझ गई कि मामला रोशन की क्लथिंग फैशन लाइन के फाइनेंस से ही जुड़ा है। कार्तिक की बॉडी लैंग्वेज बहुत टेरिफाइंग थी। बात करते हुए उसका कॉन्फिडेंस और कमांड देखकर कियारा को भी अब कभी कभी उससे डर लगता था। थोड़ी देर बाद वह दोनों बैक स्टेज थे। इवेंट शुरू होने वाला था। ईशा वहां पर अपनी मॉडल्स को रेडी कर रही थी। वह उन दोनों को देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये दुनिया का बिगेस्ट फैशन इवेंट है। अपने कपड़े देखे हैं तुम दोनों ने? क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आए हो? डिस्गस्टिंग क्रीप। तुम्हारे जैसों को इतने प्रेस्टिजियस इवेंट में पता नहीं एंट्री कैसे मिल गई। ईशा के पास खड़ी मॉडल्स कार्तिक और कियारा को देखकर हंसने लगी। ईशा की मॉडल्स ने वाकई एक से एक खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। इस पब्लिक ह्यूमिलेशन से कियारा फिर एक बार नर्वस होने लगी। उसके सारे डिजाइन्स एंशिएंट स्टाइल के थे, पर ऐसा नहीं है कि वह आउटडेटेड थे। उसने उन पर बहुत मेहनत की थी। वह मॉडर्न टच के साथ बहुत रेडिकल लुक लिए हुए थे। ईशा की बदतमीजी पर कार्तिक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसको पता था कि कियारा के कपड़े बेस्ट है और ईशा जलन की वजह से ऐसा कह रही है। ईशा को भी पता था कि दरअसल कियारा के कपड़े आउटस्टैंडिंग है, पर वह एडमिट नहीं करना चाहती थी। वह जानबूझकर उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही थी। उसने कियारा को फिर से इंसल्ट करते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? जाओ पहले जाकर कुछ साल और सीखो कि फैशन होता क्या है। उठकर चली आती हैं कहीं से भी। अब कार्तिक का सब्र जवाब दे गया था। उसने कियारा को डिफेंड करते हुए गुस्से में ईशा को बोला, जो तुमने पहना है अगर इसी को पॉपुलर फैशन कहते हैं, फिर तो तुम अगर कचरा डालने का पॉलीथीन भी पहनकर आ जाती तो भी सेम ही लगती। कार्तिक के ये बोलते ही आसपास खड़े सभी हंसने लगे। ईशा के गुस्से में बाकी नहीं रही। वह कुछ कहती इससे पहले ही उसके नाम की अनाउंसमेंट हो गई। उसको अब स्टेज पर जाना था। ईशा ने कार्तिक को नफरत से देखा और अपनी मॉडल्स के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। इवेंट शुरू हो चुका था। ईशा की एंट्री से पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। एक एक करके उसके मॉडल्स आते गए। उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों को बहुत प्रेज मिल रही थी। पूरे हॉल में तालियां रुक ही नहीं रही थी। अपने सारे कपड़े शोकेस करके वो जब लौटकर बैक स्टेज आई, तो उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा तुमने? आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि रियल फैशन किसे कहते हैं। जो तुम्हें पॉलीथीन लग रहा है वही आजकल ट्रेंड है। कार्तिक ने भी तपाक से जवाब दिया, थोड़ी देर और खुश हो लो। बहुत ज्यादा देर खुशी टिकेगी नहीं तुम्हारी। ईशा गुस्से में कुछ बोलने ही लगी थी कि इतने में ही कियारा के नाम की अनाउंसमेंट हो गई। अब कार्तिक और कियारा को स्टेज पर जाना था। जैसे ही कार्तिक और कियारा स्टेज पर आए, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और रैंप पर आगे बढ़ने लगे। स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर थी। बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। पूरा हॉल में सिमराइज था। ब्यूटी क्या होती है वह लोग सही मायने में पहली बार देख रहे थे। पूरा एम्बियंस ऐसा बन गया था कि सारे ऑडियंस किसी और युग में चले गए थे जैसे। कार्तिक ने आइवरी कलर की रॉयल ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री के चैप्टर्स से कोई बहुत बड़ा प्रिंस निकलकर स्टेज पर आ गया है। कियारा की ड्रेस भी इस तरह की थी कि सब लगभग 5000 साल पहले के एंशियंट एरा में पहुंच गए। इतना खूबसूरत काम उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वह लोग जैसे ख्वाब से बाहर आए और फिर जो हॉल में तालियां गूंजनी शुरू हुई, बहुत देर तक पूरा हॉल गूंजता ही रहा। कार्तिक शुरू से जानता था कि कियारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। पर यह आयरनी ही है कि इतने बड़े इवेंट्स भी अक्सर फिक्स होते हैं। रियल टैलेंट कभी भी सामने नहीं आ पाता। दरअसल कार्तिक ने कियारा को ऐसा कोई पर्सनल फेवर नहीं किया था। वह जानता था कि अगर फेयर प्ले किया जाए तो जीतना तो कियारा ही डिजर्व करती है। कार्तिक और कियारा जब तक स्टेज पर अपना राउंड पूरा करके गए, तब तक हॉल में तालियां बजनी रुकी नहीं।
उन दोनों के बाद एक एक करके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी स्टेज पर आकर अपना काम दिखाकर जाते रहे। अब फाइनल राउंड में कंपटीशन पहुंच गया था। देश दुनिया से आए हुए 30 बहुत ही रेनोन फैशन डिजाइनर्स इस पूरे कंपटीशन के जज थे। कंपटीशन के बाद वह एक एक करके अलग अलग कैटेगरीज के विनर अनाउंस किए जाने लगे। पर इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था चैंपियंस ट्रॉफी, जो पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक को दिया जाता था। जो भी यह चैंपियंस ट्रॉफी जीतता था वह पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की आंख का तारा बन जाता था। चैंपियन ट्रॉफी का विनर अनाउंस करने के लिए शो का होस्ट स्टेज पर आया और माइक लेकर कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी कि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी आखिर कौन जीतने वाला है। आप सब ये जानना चाहते होंगे कि पूरी दुनिया के फैशन एक्सपर्ट्स ने आखिरकार इस साल किसको चुना है। इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मैं मिस्टर थॉमस, जो हमारे चीफ जज हैं, उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। प्लीज वह आएं और नेम अनाउंस करें। मिस्टर थॉमस उठे और स्टेज पर आए। माइक लेकर उन्होंने कहा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आज अपना काम शोकेस किया, वह सब एक से बढ़कर एक हैं। सारे डिजाइनर्स की मेहनत उनके काम में साफ देखी जा सकती थी। पर चैंपियन ट्रॉफी तो एक को ही देनी है, इसलिए जिसका काम सबसे बेहतरीन रहा और जिसको यह चैंपियंस ट्रॉफी जाती है वह हैं मिस कियारा पटेल। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज गया। ज्यादातर लोग बहुत हैरान थे। इससे पहले उन्होंने कियारा पटेल नाम की किसी डिजाइनर के बारे में कभी सुना तक नहीं था और आज सडनली आउट ऑफ ब्लू कियारा पटेल चैंपियंस ट्रॉफी विनर अनाउंस की गई। मिस्टर थॉमस ने आगे कहा, मैं चाहता हूं मिस कियारा पटेल और मिस्टर कार्तिक मित्तल एक बार फिर से स्टेज पर आएं और दोबारा अपना पूरा काम शोकेस करें। मैं यहाँ बैठे हर किसी को बताना चाहता हूँ कि इनकी क्लॉथिंग लाइन पिछले 5000 सालों के एशियन डिज़ाइन का बहुत शानदार अपग्रेडेशन है। मॉडर्न एलिमेंट के साथ उन्होंने एशियन लुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें ब्लेंड किए हैं। हॉल में तालियां रुक ही नहीं रही थी। कियारा को यकीन नहीं आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी उसे दी जा रही है। उसके कांपते हुए हाथ को कार्तिक ने बहुत प्यार से होल्ड किया और उसे स्टेज पर चलने को कहा। उधर ईशा ने पैनिक होकर रोशन को पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इस थॉमस को कार्तिक ने खरीदा है, वरना अनाउंसमेंट से पहले और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे कैसे उन्होंने इसे विनर डिक्लेयर कर दिया? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातों से रोशन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वह बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। उसने ईशा को कहा, मुझे आराम से इनका सकस देखने दो और तुम भी शांति से बैठ तमाशा देखो। मिस्टर थॉमस कियारा और कार्तिक के लिए आगे कुछ बोलते उससे पहले ही सामने की लाइन में बैठे जजेस में से एक बोला, मिस कियारा चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैसे हो सकती हैं? मुझे ऑब्जेक्शन है। उसके ये कहते ही एक दूसरा जज भी उठा। उसने भी यही बात कही, मुझे भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। फिर एक एक करके बहुत सारे जजेस अपनी ऑब्जेक्शन रेज करने लगे। पूरे हॉल में क्योस क्रिएट हो गया। फैशन कंपटीशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हर कोई शौक था कि हो क्या रहा है। इतने में एक जज ने माइक पर बोलना शुरू किया, मिस्टर थॉमस, आप ऐसे कैसे मिस कियारा को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं? उनकी पूरी क्लॉथिंग रेंज बिल्कुल आउटडेटेड है। वो आज से 5000 साल पहले चलती थी। उसके बाद लोगों की कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से बहुत से चेंजेस किए गए हैं जो अब नेसेसिटी बन चुके हैं। एक दूसरे जज ने भी अपना माइक ऑन करके अपना समर्थन दिया। उसने कहा, मेरा भी यही मानना है कि लिविंग पैटर्न, लाइफस्टाइल सब बहुत बदल चुका है। बहुत पुराने में जरा सा मॉडर्न एरा का तड़का लगा देने से कोई भी रेंज एक्सक्लूसिव नहीं हो जाती। और भी बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। उसके बाद अब तीसरा जज बोला, मेरा यह मानना है कि यहाँ पर जितने भी कपड़े शोकेस किए गए सबसे बेस्ट वर्क ईशा रायसेना का ही है। उनकी पूरी क्लॉथिंग रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। उनके डिजाइन्स बेहतरीन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। पूरे हॉल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अधिकतर लोगों का यही मानना था कि यह ट्रॉफी कियारा को ही मिलनी चाहिए। उसके बनाए हुए डिजाइन्स बहुत एक्सक्लूसिव है। पर कुछ लोग हॉल में ऐसे भी थे जो बाकी जजेस की बात के बाद सोच में पड़ गए। उनको भी लगने लगा कि सही में जो चीज़ 5000 साल पहले चलती थी और आउटडेटेड हो चुकी है वह आज के सिनेरियो में कैसे फिट बैठ सकती है। हर तरफ इतना कियोस क्रिएट होते देख आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि एक बार फिर से दोनों को स्टेज पर बुलाया जाएगा और अब वोटिंग होगी। जिसके फेवर में 3/4 वोट जाएंगे वही विनर डिक्लेयर होगा।
रोशन ने शातिराना मुस्कान के साथ कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक बहुत कूल बैठा था, जैसे इस सारे तमाशे से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। रोशन ने ईशा को कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यह इस कंपटीशन को किसी हाल नहीं जीत सकता। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। उधर कार्तिक और कियारा भी स्टेज पर आ चुके थे। ईशा ने पास खड़े होते हुए धीरे से कार्तिक को कहा, मेरे कपड़ों को गार्बेज कह रहे थे ना, अब पता चलेगा कूड़े का ढेर किसके कपड़े हैं। ईशा की बात पर कार्तिक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, बल्कि यह सब जो हो रहा था इसे देखकर कियारा बहुत हैरान परेशान थी। हालांकि उसके लिए तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात थी। विनिंग जैसी बात तो उसने सोची भी नहीं थी। पर जिस तरह से अब इवेंट्स एक के बाद एक बदलते जा रहे थे उसको कार्तिक लिए बुरा लग रहा था। उसने कियारा के लिए बहुत मेहनत की थी। उन तीनों के स्टेज पर आने के बाद वोटिंग शुरू की गई। स्टेज पर मौजूद होस्ट ने कहा, जो लोग भी मिस कियारा पटेल के फेवर में हैं, वह प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए। सबसे पहले मिस्टर थॉमस ने हाथ खड़ा किया। उसके बाद 6 और लोगों ने कियारा के फेवर में वोट किया। यानी कि सीधे सीधे 23 वोट ईशा के फेवर में गए। ईशा वहीं स्टेज पर विक्ट्री साइन बनाते हुए डांस करने लगी। वह अब इस इवेंट की क्लियर कट विनर थी। आज तक की हिस्ट्री में इतना ड्रामेटिक सीन कभी नहीं हुआ था कि चीफ जज किसी और को विनर अनाउंस करें और बाकी सारे जज उसको डिऑन कर दें। बेशक 23 जजेस ने ईशा को वोट दिया था, पर हॉल में मौजूद 90% लोगों का यही मानना था कि रियल विनर कियारा ही है। विनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। ईशा को क्राउन पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई। उसने लगातार तीसरी बार यह चैंपियनशिप जीत ली थी। वह पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन डिक्लेयर कर दी गई। कार्तिक कियारा का हाथ पकड़कर बहुत पहले ही स्टेज से उतर चुका था। रोशन की क्लॉथिंग कंपनी के जीतने की खबर फैलते ही उसके शेयर्स बहुत तेजी से मार्केट में चढ़ने लगे थे। रोशन का सबॉर्डिनेट उसको स्टॉक एक्सचेंज की पल पल की खबर दे रहा था। उसने बहुत प्राउडली रोशन को कहा, सर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। आपने अपने फैमिली बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब इस क्लॉथिंग लाइन को वर्ल्ड नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर्स के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हमारी कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इतने में राहुल भी रोशन को कंग्रेचुलेट करने आगे आया। रोशन उसे देखते ही बोला, अरे तुम ये इवेंट अटेंड कर रहे थे, पता ही नहीं चला। राहुल ने रोशन को कहा, आखिरकार तुमने जो कहा था वह कर ही दिखाया। रोशन ने कार्तिक की तरफ देखते हुए बहुत एरोगेंसी से राहुल को कहा, हाँ कुछ लोग समझते हैं कि वह बहुत पावरफुल हैं, उनका पैसा सब कुछ कर सकता है, पर उनको यह नहीं पता कि दहशत और डर उससे भी बड़ी चीजें हैं, जो बहुत सारे रिजल्ट अपने फेवर में करा देती हैं। उधर ईशा ने अपनी विनिंग स्पीच में रोशन को मेंशन करते हुए कहा, ये ट्रॉफी मुझसे ज्यादा मेरे प्राइम स्पॉन्सर मिस्टर रोशन की है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह मुझे स्टेज पर ज्वाइन करें। रोशन ने खड़े होकर बहुत एटीट्यूड से अपना कोट सीधा किया। गर्दन अकड़ से तानकर वो स्टेज की तरफ चल दिया। स्टेज पर जाकर ईशा और उसने एक साथ ट्रॉफी हवा में उठाई। होस्ट ने रोशन को माइक पकड़ाते हुए पूछा, क्या आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। रोशन ने कार्तिक की तरफ सार्कास्टिक स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड फैशन शो के स्टेज पर सिलेक्शन के टाइम अथॉरिटीज को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी अपने इंफीरियर डिजाइन्स लेकर स्टेज पर अलाउड नहीं होना चाहिए। लोग तो यहाँ इतने बेशर्म है कि उसके बाद खुद को बिना समझने की जुर्रत भी करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आप जैसे इंटेलिजेंट ऑडियंस का टाइम और पैसा दोनों खराब होते हैं। रोशन के इस तरह ओपन क्रिटिसिज्म से होस्ट एम्बैरस से हो गया। उसने बात को बदलते हुए अपना माइक ईशा के आगे किया और उसको ऑडियंस को एड्रेस करने को कहा। ईशा ने भी रोशन की ही बात दोहराते हुए कहा, मेरा भी यही मानना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इतने बड़े स्टेज पर आकर अपना मजाक उड़वाना अक्लमंदी नहीं है। बेहतर है पहले फैशन की समझ डेवलप करें और फिर इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसने ये सारी बात कियारा की तरफ देखकर कही। कियारा इतना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने सिर झुका लिया। उसके आंसू बह निकले। कार्तिक ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कर बहुत प्यार से कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, अभी यह रोएंगे और हम हंसेंगे। तुम बस देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है।
वर्ल्ड फैशन कंपटीशन का स्टेज था। चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फैशन इंडस्ट्री का ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था ईशा राय सेना को। होस्ट माइक हाथ में लिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कह रहा था। ईशा राय सेना पिछले 2 साल से चैंपियंस ट्रॉफी लगातार जीत रही है। तीसरे साल भी यह ट्रॉफी उन्हीं को जाती है। ईशा राय सेना फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। आइए देखते हैं कि पिछले 3 सालों की उनकी जर्नी कैसी रही। होस्ट ने स्टेज पर लगी बिग स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ईशा ने पिछली 2 बार जो चैंपियनशिप जीती थी, उसके विनिंग मोमेंट्स का वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। सब कुछ ईशा और रोशन के फेवर में होता दिख रहा था। वह दोनों खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे। रोशन ने स्टेज के पास खड़े कार्तिक को देखकर कहा, तू अभी भी यही खड़ा है? अबे और कितनी बेइज्जती करानी है तुझे अपनी लैला को ले और निकल यहाँ से। रोशन ने जानबूझकर यह सब बहुत चिल्लाकर कहा था कि आसपास वाले सब सुन सकें। रोशन को लग रहा था कि कार्तिक शर्म से सिर झुका लेगा, मुंह छुपाकर यहाँ से निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक अपनी पेंट के जेब में हाथ डाले पूरे स्वैग के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोशन को डाउट हुआ कि हो ना हो, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। वरना इतने ह्यूमिलिएशन के बाद भी कार्तिक मुस्कुरा क्यों रहा है? सबसे ज्यादा सरप्राइज तो रोशन इस बात पर था। जब वह कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था तब आसपास खड़े ऑडियंस में से भी कोई नहीं हंसा, बल्कि वो सब तो बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। रोशन को हैरानी हुई। उसने सोचा, ईशा का वीडियो इतना अट्रैक्टिव है क्या, जो सब एकटक स्क्रीन को ही देख रहे हैं? उसने खुद पलटकर जब स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ईशा के फेवर में वोट करने वाला एक जज रोशन को कह रहा था, मिस्टर रोशन, अगर आप चाहते हैं मैं ईशा राय सेना को विनर डिक्लेयर करूं। ठीक है, पर 10 लाख बहुत कम अमाउंट है। 50 लाख तो आपको देना होगा। इस सीन के फौरन बाद अगला वीडियो डिस्प्ले हुआ। उन्हीं 23 जजेस में से एक और जज रोशन को बोल रहा था, 30 लाख आप मुझे दीजिए और मैं ईशा राय सेना के फेवर में वोट कर दूंगा। उसके बाद फिर एक वीडियो आया। इसमें रोशन जज को बोल रहा था, मुंह खोलो, कितना पैसा चाहिए? जितना मांगोगे उतना मिलेगा, पर ईशा राय सेना हर हाल में विनर डिक्लेयर की जानी चाहिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक सीन बदलते गए। जिन 23 जजेस ने ईशा के फेवर में वोटिंग की थी, सबके एक एक करके वीडियो दिखाए गए। सारे 23 जजेस का वीडियो स्क्रीन पर आने के बाद पूरे हॉल में भयंकर शोर मच गया। रोशन शॉक्ड था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ये वीडियो किसने शूट किए और ऐसे यहाँ पर स्क्रीन पर कैसे दिखाए जा रहे हैं? वहाँ ईशा की हालत भी खराब हो गई थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पर वहां जितने भी ऑडियंस थे उनमें से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सब अब उनके अगेंस्ट में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, एक एक जज को लाखों रुपया दिया गया है, अब समझ में आ रहा है कि ईशा कैसे जीती है। दूसरे ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेस्ट डिजाइन्स कियारा पटेल के हैं। आखिर ऐसे कैसे इन्होंने ईशा को विनर डिक्लेयर किया? देख लो अब असलियत। भीड़ में से कोई बोला, जब इतनी रिश्वत सबको खिलाई जाएगी तो किसी गधे को भी विनर डिक्लेयर करवाया जा सकता है। लोग अब बहुत गुस्से में थे। भीड़ में से फिर आवाज आई, इतने बड़े कंपटीशन की ऑथेंटिसिटी क्या रह गई है, जब सब इस तरह से फिक्स होने लगा है। डिस्गस्टिंग। हॉल में मौजूद हर आदमी अब जजेस को बहुत गुस्से और घृणा से देख रहा था। जो थोड़े बहुत ईशा के फैंस थे उनको भी बड़ा धक्का लगा। ऑडियंस में से ही एक लड़की बोली, मैं ईशा मैडम की बहुत बड़ी फैन थी। मुझे उनके डिजाइन्स बहुत पसंद थे। मुझे नहीं पता था कि वह इतना गंदा खेल खेलती हैं जीतने के लिए। फिर भीड़ में से भी आवाजें उठने लगीं, ईशा राय सेना हाय हाय, अपनी ट्रॉफी वापस करो, तुम ये डिजर्व नहीं करती, निकल जाओ यहाँ से। पूरे हॉल में शोर मच रहा था। ईशा बुरी तरह कांप रही थी। वह बौखलाहट में चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने टैलेंट से ये कंपटीशन जीता है। इस ब्राइब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की है अपने डिजाइन तैयार करने में। रोशन मुंह लटकाए खड़ा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह वीडियो शूट किसने किए।
क्योंकि इस डील को तो उसने बहुत सीक्रेट रखा था। ईशा को चिल्लाते देख रोशन भी ईशा को सपोर्ट करते हुए बोला, ये सब झूठे वीडियोस हैं। मैं नहीं जानता ये कैसे बनाए गए, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को रिश्वत देने की। ईशा पिछले 2 बार की चैंपियन है। उसका जीतना तो तय था। उसके डिजाइन्स आउटस्टैंडिंग है। जिन जजेस को वीडियो में रिश्वत लेते दिखाया गया था, उनमें भी एक बोलने लगा, ये बिल्कुल सही बात है। वह एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। वो ऑलरेडी 2 बार विनर रही है। उनको क्या जरूरत थी यह सब करने की। ये वीडियो झूठे ही हैं। कुछ लोग जो ईशा को पसंद करते थे अब वह भी सोच में पड़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वाकई फेक मैनिपुलेटेड वीडियोस हों। अभी ऑडियंस में खुसुर फुसुर चल ही रही थी कि स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में ईशा एक लड़की को बोल रही थी, ये रखो 20,000 रुपए और यह सारे डिजाइन्स मेरे हुए। और अगर तुमने मुझे ये डिजाइन नहीं दिए तो मैं तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगी। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से ये डिजाइन बनाए हैं। इस तरह आप ये डिजाइन मुझसे नहीं ले सकती। ईशा ने उसे गुस्से में कहा, तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हें आइडिया भी है, मैं इस फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकती हूँ। चुपचाप ये 20,000 रुपए उठाओ, ये डिजाइनर्स यहाँ छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। एक के बाद एक कुछ और वीडियोस भी दिखाए गए। उन सब में ईशा डरा धमकाकर या पैसे देकर अननोन डिजाइनर्स के डिजाइन जबरदस्ती खरीद रही थी। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ईशा टैलेंटेड है और पिछले 2 साल से चैंपियनशिप जीतती आई है और हो सकता है इस बार उसको फंसाया जा रहा हो, ये वीडियो देखकर उनको भी समझ आ गया। आखिर पिछले 2 बार भी यह कैसे जीती होगी। सारी ऑडियंस शॉक में थी। भीड़ अब वायलेंट होनी शुरू हो गई। वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनको इतने समय से बेवकूफ बनाया जा रहा था। ना तो डिजाइनर्स ईशा के थे, ना वह कैपेबल थी। सब कुछ पैसे और पावर के बल पर किया गया था। ईशा समझ चुकी थी कि उसकी करियर और रेपुटेशन सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। उसके पैर कांपने लगी और वह लगभग बेहोश होने जैसी हालत में जमीन पर गिर गई। भीड़ में से आवाजें बहुत तेज होनी शुरू हो गई। ये औरत झूठी है, इसे बाहर निकालो। एक और आवाज आई, ये यहाँ पर खड़े होना तक डिजर्व नहीं करती। इसको धक्के मारकर बाहर निकालो। इसके खिलाफ केस करो। ये लोग बहुत घटिया है। पूरी भीड़ वायलेंट हो चिल्लाने लगी, बाहर निकालो इन बेशर्मों को। भीड़ को काबू से बाहर होता देख रोशन को भी अब डर लगने लगा था। माथे का पसीना पोंछते हुए उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक अब सरकास्टिक स्माइल के साथ रोशन को ठीक वैसे ही देख रहा था, जैसे रोशन अभी कुछ देर पहले कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए उसे देख रहा था। रोशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इवेंट्स इस तरह से टर्न आउट होंगे। सब कुछ उसके हाथ से यूं निकल जाएगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन को कैसे संभाले। इतने में ही उसका सबॉर्डिनेट उसके पास भागता हुआ आया और बोला, सर हमारी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। रोशन ने पैनिक होकर पूछा, कितने गिर गए? सर 10%। अगले ही पल वह बोला, सर 20%। आधा मिनट भी नहीं बीता था वह फिर से बोला, सर 40%। अब रोशन के भी पैर कांपने लगे। उसका सबॉर्डिनेट हाथ में अपना टैबलेट पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। साफ पता चल रहा था कि कंपनी के शेयर्स अभी और नीचे गिर रहे हैं। जब रोशन और ईशा के चैंपियनशिप जीतने की अनाउंसमेंट हुई थी तब जितनी तेजी से शेयर्स ऊपर गए थे, उससे डबल तेजी से अब नीचे गिर रहे थे। कुछ ही मिनटों में रोशन की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका था। सारी तरफ इतना कियोस क्रिएट होता देखकर मिस्टर थॉमस स्टेज पर चढ़े। उन्होंने होस्ट के हाथ से माइक ले लिया और सबको शांत रहने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप सब शांत हो जाए। मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं मानता हूं कि इस कंपटीशन में बहुत बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई है, पर एंड ऑफ द डे हमने सब संभाल लिया है। आप उन 23 जूडजेस को देख रहे हैं जिन्होंने रिश्वत ली, पर 7 ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी तरीके के दबाव में आने से मना कर दिया और फेयर प्ले किया। इसलिए मैं अब कंपटीशन को आगे बढ़ाते हुए अपने बाकी जजेस के साथ मिलकर फिर से अनाउंसमेंट करता हूं। मिस ईशा रायसेना से चैंपियंस ट्रॉफी वापस ली जाती है, और उनकी मैल प्रैक्टिसेस की वजह से किसी भी फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मिस ईशा रायसेना को फॉर द लाइफ टाइम बैन किया जाता है। जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, पर शो मस्ट गो ऑन।
अब हम इस इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन की रियल विनर का नाम अनाउंस करते हैं। मिस कियारा पटेल। कियारा पटेल इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रू डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कियारा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही है। खुशी से उसका बदन कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, क्या मैं सच में ये चैंपियनशिप जीत गई हूँ? या ये कोई सपना है? कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कियारा ये ट्रॉफी तुम्हारी है। जाओ और पूरे प्राउड के साथ अपनी ट्रॉफी को लिफ्ट करो। तुम इसे डिजर्व करती हो। कियारा इतना ज्यादा भावुक हो गई थी कि हंसते हंसते रो रही थी। अचानक से कियारा स्टेज पर जाते जाते मुड़ी और कार्तिक के पास आकर उसके होंठों पर होंठ रख दिए। उसके इस जेस्चर से कार्तिक एकदम सरप्राइज रह गया, पर अगले ही पल उसने कियारा को बाहों में भरकर ऊंचा उठा लिया। पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियां गूंजने लगी। लोग खुश होकर उन दोनों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगे। कियारा और कार्तिक को इस तरह किस करते देखकर रोशन गुस्से में बुरी तरह जलने लगा था। कुछ देर पहले ये चैंपियनशिप, उसकी कंपनी का फ्यूचर, सब कुछ उसके हाथ में था। अब पलक झपकते ही सब कुछ उससे छीन लिया गया। सब कुछ इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया गया था कि अब शायद ही कभी रिकवरी हो पाए। रोशन गुस्से में पागलों की तरह कार्तिक पर चिल्लाया, मैं जानता हूं ये सब तेरा किया धरा है, ये सारी साजिश तूने मेरे खिलाफ की है। कार्तिक ने उसके चिल्लाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और तसल्ली से कियारा की किस को रिस्पॉन्ड करता रहा। कियारा को एक लंबी किस देने के बाद वह रोशन की तरफ मुड़ा और अपने होंठों पर अपनी टंग लगाता हुआ बोला, विक्ट्री का टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। तू बता तुझे अपनी हार में स्वाद आया कि नहीं? कार्तिक के बोलते ही आसपास खड़े सब लोग भी हंसने लगे। रोशन गुस्से में दांत पीसता हुआ कार्तिक से बोला, तू अपनी मौत को खुद बुला रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी और तूने अपनी घटिया हरकतों से मेरी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कार्तिक ने कहा, लोगों को रिश्वत देकर कंपटीशन को गलत तरीके से जीतना, लोगों को डरा धमका कर अपने फेवर में रिजल्ट करना, यह मेहनत नहीं होती, सरासर गुंडागर्दी है। रोशन ने पलटकर कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यूं खड़े खड़े धूल में मिला सकता है? तुझे अभी मेरे पैसे और पावर का अंदाजा नहीं है। होगा तू रईस, पर मेरे पास इतने सोर्सेस और वेल्थ तो हैं कि तुझे डिस्ट्रॉय कर सकूं। इतनी आसानी से तो तुझे मैं सब कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे मिट्टी में ना मिला दिया तो मैं अपने भी रोशन नहीं। कार्तिक उसकी इस बात पर बहुत जोर से हंसा और बोला, वेल्थ? कौन सी वेल्थ? कल सुबह तक तू भिखारी हो जाएगा। किस खुशी फहमी में था तू कि तेरे शेयर स्टॉक मार्केट में रॉकेट की तरह चढ़ रहे हैं? अबे बेवकूफ, वो मेरे लोग थे जो तेरे शेयर लगातार खरीद रहे थे, और अब वही उसको चिल्लर के भाव में बेच रहे हैं। तेरी कंपनी की स्टैंडिंग इतनी गिरने वाली है कि स्टॉक मार्केट में सबसे रद्दी तेरी कंपनी के शेयर माने जाएंगे। रोशन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह स्टंट था। कार्तिक ने इतना बड़ा गेम प्लान उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर दिया और उसको खबर भी नहीं लगी। उसने पैनिक होकर कार्तिक से कहा, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। कार्तिक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी तुझे मेरे पागलपन का अंदाजा नहीं है। अभी तो तेरी तबाही शुरू हुई है। आगे आगे देखता जा। इतने में ही रोशन का सबॉर्डिनेट स्टेज के नीचे से चिल्लाया, सर सिटी बैंक। रोशन उसकी तरफ पलटा और बोला, क्या सिटी बैंक? रोशन के सबॉर्डिनेट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसने कहा, सर अभी अभी न्यूज आई है, सिटी बैंक ने अपना लोन रोक लिया है। उन्होंने हमारे सारे प्रिविलेजेस भी कैंसिल कर दिए हैं। रोशन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उसके भी पैर कांपने लगे। उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। सारा हॉल गोल गोल उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसको कुछ देर लगी खुद को संभालने में, फिर वह तेजी से चलता हुआ कार्तिक के पास आया और बोला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं मरूंगा तो तुझको मार के मरूंगा। ये याद रखियो। इस खुशफहमी में मत रहियो कि इस खेल में तू जीत गया। अपने जूते के फीते कसकर बांध ले बेटा। खेल तो अब शुरू हुआ है। कहते हुए रोशन तेजी से बाहर निकल गया। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन के स्टेज पर आज जो कुछ भी हो रहा था, सबके लिए बहुत शॉकिंग था। कौन सोच सकता था, थोड़ी देर पहले जो इस इवेंट का विनर था वह इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। जो स्टॉक मार्केट किंग था, कुछ ही मिनटों में बैंकरप्ट हो गया। सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स विड्रॉ कर लिए थे।
रोशन की फैमिली ने अपने बाकी सारे बिजनेसेस का पैसा भी इस क्लॉथिंग लाइन को लॉन्च करने में लगा दिया था। और इसी क्लॉथिंग बिजनेस की अब स्टॉक मार्केट में धज्जियां उड़ गई थीं। लास्ट मोमेंट पर सिटी बैंक के बैकआउट कर जाने से रोशन की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल क्रैश कर गई थी। आसमान से जमीन पर आ गया था वो। रोशन गुस्से में उबल रहा था। इम्पल्स में वह बाहर तो निकल गया पर कार्तिक पर अटैक करने के इरादे से उतनी ही तेजी से वापस आया। गुस्से के पागलपन में उसका ये हाल था कि वो कार्तिक को अपने हाथों से चीर फाड़ दे। पर रोशन कार्तिक की तरफ बढ़ते हुए ये भूल गया कि वह कहाँ खड़ा है। ये रिसोर्ट कार्तिक का ही है। यहाँ के सारे सिक्योरिटी पर्सनल कार्तिक के लिए ही काम करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े सिक्योरिटी स्टाफ के होते हुए कार्तिक को कुछ हो जाए। जैसे ही रोशन गुस्से में कार्तिक की तरफ बढ़ा, कार्तिक के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्शन में आ गए। अगले 1 मिनट में रोशन जमीन पर उल्टा पड़ा था। उसके 2 दांत टूट चुके थे। मुंह से बुरी तरह खून बह रहा था। पूरा हॉल शॉक्ड था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। सिर्फ रोशन की गालियां गूंज रही थी, जो वह इस हाल में भी कार्तिक को लगातार दे रहा था। हॉल के बदले नज़ारे में फिर से खुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, लगता है ये रोशन कंपटीशन हार जाने के सदमे से पागल हो गया है। तो कोई बोला, अरे इतनी बड़ी चैंपियनशिप इसके हाथ से चली गई, पागल तो होगा ही ना। तीसरे ने कहा, मैंने सुना है इसकी कंपनी के शेयर्स भी बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी सी मच गई। लोग पैनिक हो बात करने लगे। भीड़ में से कोई बोला, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इसकी कंपनी के शेयर्स हैं। पहले वाला फिर से बोला, बेच दो, जल्दी से जल्दी बेच दो वरना बहुत नुकसान होगा। फिर वह शख्स जोर से बोला, जिनके भी दोस्तों रिश्तेदारों के पास इसकी कंपनी के शेयर हैं, उनको इन्फॉर्म करो, ये कंप्लीटली बैंकरप्ट होने वाले हैं। सब कुछ खत्म है अब इनका। रोशन आंखें फाड़े लोगों का रिएक्शन देख रहा था। कार्तिक घुटने के बल रोशन के पास बैठा और बोन चिलिंग टोन में बोला, तुझे पहले ही कहा था मुझे प्रवोक मत कर। देख ले कैसी कुत्ते जैसी हालत हो गई है तेरी। रोशन ने खा जाने वाली नजरों से कार्तिक को देखते हुए कहा, तूने पीठ में छुरा घोंपा है। इन घिनौनी साजिशों से तू अपने को हीरो साबित करना चाहता है। हर जंगल के कुछ उसूल होते हैं। तू लोमड़ी की तरह चालें चलकर बच नहीं सकेगा। रोशन की बात पर कार्तिक जोर से हंसता हुआ बोला, उसूल, क्या बात है। उसूल, एथिक्स, रूल्स, ऐसी बातें तेरे जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तू गंदगी का ढेर है रोशन, और गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरना ही पड़ता है। रोशन के मुंह से खून बह रहा था, उसके बावजूद उसके गुस्से में रत्ती भर कमी नहीं थी। वह फुकारता हुआ बोला, खुश हो ले कार्तिक, आज का दिन तेरा है। पर मेरा टाइम भी जरूर आएगा। उस दिन तुझे पता चलेगा इस जंगल का असली शेर कौन है। जब मैं अपना पंजा मारूंगा, तू लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भागेगा। कार्तिक ने उठते उठते रोशन को एक ठोकर मारी और इशारे से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहा। उसके गार्ड्स रोशन को खींचते हुए हॉल से बाहर ले गए। हॉल के कोने में खड़ा राहुल ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो एक बार भी आगे नहीं आया, और रोशन का हश्र देखकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गया। वर्ल्ड फैशन शो कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार यह शो इतने अजीब ढंग से वाइंड अप हो रहा था। हर इंसान की जुबान पर कियारा, कार्तिक और रोशन थे। एक साथ इतना ड्रामा, स्कैंडल, कंस्पिरेसीज आज तक नहीं देखी गई थी। इवेंट खत्म होने के बाद मिस्टर थॉमस कार्तिक से मिले और कार्तिक को इन्फॉर्म किया कि वह अपनी कंट्री अमेरिका वापस जा रहे हैं। कार्तिक ने उनके सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू कहा। थॉमस जाते जाते सोच रहे थे, इतनी सी उम्र में ही ये लड़का इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट है। आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। मिस्टर थॉमस के जाने के बाद कार्तिक के सिक्योरिटी चीफ ने आकर उसे इन्फॉर्म किया, सर रोशन की कंपनी के सीईओ मिस्टर विजेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। कार्तिक ये नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने उस दिन अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर वह हमारे लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन देने को तैयार ना हो तो उसे खत्म कर देना। कार्तिक के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग था कि आखिर विजेंद्र क्या इंफॉर्मेशन लाया होगा। पर पहले उसे कियारा को यहां से भेजना था। कार्तिक ने कियारा की तरफ मुड़कर कहा, कियारा तुम अब हॉस्टल वापस जाकर आराम करो। इस सारे तमाशे और टेंशन के बाद तुम भी बहुत थक गई होगी। हम तुम्हारी विक्ट्री बाद में आराम से सेलिब्रेट करेंगे। पर कियारा ने छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहा, हाँ पर इस बार तुम्हें ट्रीट मैं दूंगी।
कार्तिक कियारा की मासूमियत पर हंस पड़ा। कियारा को अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया था कि कार्तिक की वत इतनी है कि वह तकरीबन 3/4 दुनिया को खरीद सकता है। उसने आगे बढ़कर कियारा के माथे पर किस किया और कहा, ठीक है, जो भी तुम्हें खुशी दे वह मुझे मंजूर है। पर अभी यहाँ पर बहुत कियोस क्रिएट हो चुका है। अभी तुम हॉस्टल वापस जाओ। रोशन के इंसिडेंट्स के बाद कियारा को भी वहां पर डर लग रहा था। उसने जाने के लिए हाँ में सिर हिलाया और साथ ले जाने के लिए अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उठा लिए। कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, मैम को सेफली हॉस्टल छोड़कर आओ। कियारा ने मुड़कर कार्तिक की तरफ बहुत प्यार से देखा और स्माइल करती हुई उनके साथ चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी चीफ को कहा, बुलाओ उस विजेंद्र को, देखें हमारे किस काम का है वो। विजेंद्र एक वॉकिंग स्टिक के साथ धीरे धीरे चलता हुआ कार्तिक के रूम में आया। कार्तिक को याद आया किस तरीके से उसके आदमियों ने उस दिन शंग्रीला के वॉशरूम में उसका पैर तोड़ दिया था। कार्तिक को अब भी उस पर रत्ती भर दया नहीं आई। ना ही कार्तिक ने उससे पोलाइटली बात की। उसने आते ही कार्तिक को सिर झुकाकर ग्रीट किया। शंग्रीला वाले विजेंद्र और आज के विजेंद्र में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। वह जान चुका था कि कार्तिक क्या हस्ती है। रोशन की 30,000 करोड़ के बिजनेस अंपायर की जो हालत कार्तिक ने कर दी थी वह विजेंद्र से छुपी नहीं थी। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि सिटी बैंक जैसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन भी अब कार्तिक कंट्रोल करता है। उसको एक रफ आइडिया था कि कार्तिक की नेटवर्थ तकरीबन 8 लाख करोड़ है, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में शायद 1 या 2 लोग ही कर सकते हैं। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह कार्तिक को आंख उठाकर देखे भी। वह आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। कार्तिक ने कहा, यकीनन, बताओ क्या काम आ सकते हो मेरे। विजेंद्र कार्तिक को इम्प्रेस करने के इरादे से बहुत उत्साह से बोला, सर मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूं जो आपको खुश कर देगी। कार्तिक ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, पॉइंट पर आओ जल्दी, क्या इंफॉर्मेशन लाए हो। उस आदमी ने कुछ फाइलें कार्तिक के आगे रख दी। कार्तिक ने पूछा, क्या है ये। वह आदमी बोला, सर यह रोशन की सारी कंपनियों की पिछले 20 सालों की अकाउंट्स डिटेल हैं। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, इसका मैं क्या करूंगा। वह आदमी जल्दी से बोला, सर यह सिर्फ अकाउंट्स डिटेल नहीं है, इसमें वह सारे प्रूफ हैं जिससे ये साबित होता है कि पिछले 20 सालों में उनकी कंपनी ने करोड़ों का टैक्स चोरी किया है। अगर यह बात अब खुलती है तो यकीनन उनकी सारी कंपनियों को सरकार द्वारा ताला लगा दिया जाएगा। ये बात सुनते ही कार्तिक की आंखें चमकने लगीं। पहले वह सिर्फ रोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर अब उसने सोच लिया था कि रोशन की पूरी फैमिली पूरे बिजनेस अंपायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे तो कार्तिक को पता था कि विजेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेकर कार्तिक के पास आए। फिर भी डबल सिक्योर होने के लिए कार्तिक ने अपने फाइनेंस हेड को बुलाया। थोड़ी ही देर में उसका फाइनेंशियल हेड आ गया। विजेंद्र की लाइफ फाइल्स को ठीक से देख लेने के बाद उसने कार्तिक को कहा, सर यह फुल प्रूफ एविडेंस हैं। रोशन की फैमिली का एक एक मेंबर इससे ट्रैप किया जा सकता है। उनके हर बिजनेस की माइन्यूट डिटेल्स और उसमें किए गए घपले सब कुछ इसमें मौजूद है। कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइनेंस चीफ को कहा, इस सब का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखिए इनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है। डायरेक्टली हमारा नाम सरफेस नहीं होना चाहिए, पर इनका कुछ बचना भी नहीं चाहिए। कार्तिक के फाइनेंशियल हेड ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सर मेरे लिए यह बहुत छोटा सा काम है, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। ये कहकर उसने फाइलें उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। कार्तिक ने विजेंद्र की तरफ देखकर अपने सबॉर्डिनेट को कहा, 3 करोड़ दो इनको और दरवाजे तक छोड़ दो। विजेंद्र थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बस 3 करोड़, हालांकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह कार्तिक की बात काटे। फिर भी उसने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कार्तिक ने बहुत रूडली रिप्लाई दिया, बोलो। कार्तिक की रूड टोन से वह भी सिहर उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैंने पैसे के लिए ये काम नहीं किया, मैंने उनकी कंपनी को धोखा दिया है। वह लोग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 3 करोड़ का मैं क्या करूंगा। मैं आपकी कंपनी में आ जाता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी भी बच जाएगी और मुझे आप जैसे महान इंसान के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। कार्तिक उसकी बात सुनकर अम्यूज हो गया और बोला,
उल्लू का पट्टा समझा है मुझे। इतनी अक्ल तो मुझे है, जो एक को धोखा दे सकता है वह दूसरे को भी दे सकता है। फिर एकदम से कार्तिक की टोन बदली और उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, 3 करोड़ के बजाय 30 करोड़ दे रहा हूं। लो और यहां से चलते बनो और दोबारा मुड़कर यहां मत देखना। मैं एक ही आदमी के साथ 2 बार काम नहीं करता। नाउ गेट लॉस्ट। कार्तिक की टोन इतनी क्रूअल थी कि विजेंद्र के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह चुपचाप उठा और कमरे के बाहर निकल गया। उसके जाते ही कार्तिक के सबॉर्डिनेट ने उसे कहा, सर यह बंदा काम का था, हम इसका और भी फायदा उठा सकते थे। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा और पूछा, ज्यादा प्यार आ रहा है उस पर तो उसके साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दूं। सबॉर्डिनेट घबरा गया और बोला, नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। कार्तिक ने गुस्से में कहा, शुक्र समझो मैंने उसे जिंदा जाने दिया, ऐसे आदमी जीने लायक नहीं होते। अब जाओ तुम भी, बाहर का काम देखो। उसके जाने के बाद कार्तिक ने चौहान अंकल को फोन किया। हेलो अंकल चौहान। चौहान अंकल ने उधर से कहा, कार्तिक जैसा तुमने चाहा था सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स और लोन विड्रॉ कर लिए हैं। रोशन की कंपनी के शेयर भी बुरी तरह गिर चुके हैं। अब वह लोन भी रीपे नहीं कर पाएंगे। उनके बाकी बिजनेस में भी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं बची है कि उनसे लोन चुका सकें। कार्तिक ने पूछा, अंकल इस सब में हमको कितना लॉस हुआ है? उधर से अंकल चौहान हंसते हुए बोले, जितना हुआ है उससे 10 गुना रोशन की सारी एसेट्स को बेचकर रिकवर किया जाएगा। कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा, रोशन की एसेट्स से रिकवरी होगी? चौहान अंकल बोले, हाँ, क्योंकि लोन का अमाउंट इतना बड़ा था कि उसे लेने के लिए उनको अपने लगभग सारे मेजर एसेट्स गिरवी रखने पड़े। लोन की रिकवरी के लिए उसके सारे एसेट्स को जब्त किया जाएगा। तुम खुश हो जाओ, वह सिर्फ फाइनेंशियली क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसकी सारी कंपनियां अब से तुम्हारी हैं। कार्तिक इस बात पर बहुत जोर से हंसा और उसमें थैंक यू अंकल कहकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद कार्तिक अपनी चेयर पर बैठा चेयर को गोल गोल घुमाने लगा। अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय करने लगा। खुद से बातें करता हुआ कार्तिक बोला, मैंने तो इसको भिखारी बनाना चाहा था। इसकी सारी कंपनियां मेरी हो जाएंगी ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो एक तीर से 2 निशाने लग गए। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखा भगवान मैं कितना अच्छा इंसान हूं। इन भिखारियों को अगर मैं जेल नहीं भेजता तो सड़क पर भूखे मर जाते। कम से कम मेरी वजह से जेल में रोटी तो मिलेगी। ये कहकर कार्तिक और भी जोर से हंसने लगा। जहां कार्तिक बहुत खुश था वहां रोशन के घर में मातम का माहौल था। रोशन के पापा उस पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आता तुमने ये सब क्या किया है। चैंपियनशिप तुम हार गए, मार्केट में हमारे शेयर गिर रहे हैं और पता नहीं कहां से ऐसे लड़ झगड़ कर मुंह तुड़वा कर आए हो। गॉड नोस तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है भी कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोशन चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। उसके पापा गुस्से में फिर चीखें, अब तुम मुझे समझाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हम अपनी रेपुटेशन अपना बिजनेस इस तरीके से गंवा रहे हैं। रोशन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर उसके पापा का गुस्सा और बढ़ गया। यू इडियट, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने सारा बिजनेस एम्पायर तुम्हें सौंप दिया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। फॉर गॉड सके बताओ मुझे, ये सिटी बैंक का क्या इशू है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वह किस लिए लास्ट मिनट पर बैकआउट कर गए हैं। तुम अभी के अभी जाओ और सिटी बैंक के प्रेसिडेंट कार्तिक मित्तल से मीटिंग करके इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। रोशन ने अभी जो सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कार्तिक मित्तल सिटी बैंक का प्रेसिडेंट। रोशन अब तक समझ रहा था कि कार्तिक ने सिटी बैंक के हाई ऑफिशियल्स को पैसे देकर अपनी साइड किया है, पर ये तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सिटी बैंक कार्तिक का हो चुका है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पापा फिर एक बार चिल्लाए, सांप सूंघ गया है क्या? जो बोल रहा हूं सुन नहीं रहा? जाकर कार्तिक मित्तल से मीटिंग करो और इस मैटर को निपटाओ। अभी वह उस पर चिल्ला ही रहे थे कि उनके गार्ड ने आकर कहा, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं। रोशन के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी कि सिटी बैंक का प्रेसिडेंट कार्तिक है। वह भौचक्का रह गया था। अपने पापा को कार्तिक के बारे में कुछ कह पाता इससे पहले ही गार्ड ने आकर इनकम टैक्स वालों के आने की खबर दी। रोशन का माथा ठनक गया।
इनकम टैक्स वालों के आने की बात सुनकर रोशन के पापा को भी बहुत हैरानी हुई। उनकी कंपनियों में सालों से की जाने वाले टैक्स चोरी की उनको बखूबी जानकारी थी। टैक्स के अलावा भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो बेशुमार मिल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। पर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और पैसों से इतना ह्यूज कनेक्शंस का नेटवर्क उन्होंने खड़ा कर लिया था कि अब इस तरह की जांच एजेंसियों से उनको डर नहीं लगता था। उन्होंने रोशन की तरफ देखा। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था और चेहरा बिल्कुल उतर गया था। रोशन के पापा गुस्से में बोले, तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। जरा जरा सी बात पर तुझे पसीना आने लगता है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कहकर वह बाहर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। बाहर इनकम टैक्स वाले उनके घर में घुस चुके थे। उनके साथ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी थी। वह सारे घर में इस तरह फैलते जा रहे थे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने आए हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर रोशन के पापा भी शॉक्ड रह गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को एड्रेस करते हुए कहा, कहाँ घुसे आ रहे हैं आप सब? किसने परमिशन दी आपको मेरे घर में इस तरह आने की? पुलिस ऑफिसर आगे आकर बोला, मिस्टर सिन्हा, हमारे पास आपके घर का सर्च ऑर्डर है और साथ ही आपको और आपके बेटे को गिरफ्तार करने का वारंट है। रोशन के पापा, मिस्टर सिन्हा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इतने सालों में आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई उनसे ऊंची आवाज में बात करें। इस तरह घर में घुसकर अरेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इंस्पेक्टर को हड़काकर पूछा, किस बात का वारंट? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मिस्टर सिन्हा, करोड़ों के टैक्स की चोरी के अलावा और भी बहुत से गलत काम किए हैं आपने। करप्शन के चार्जेस हैं आप पर। मिस्टर सिन्हा एकदम अकड़कर बोले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मेरे खिलाफ अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने क्या किया है और क्या नहीं, यह आप कोर्ट में प्रूव करते रहिएगा। अभी आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आपकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज पर भी रेड की गई है। ये घर भी अब से हमारे अंडर हैं। अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो आपके अगेंस्ट चार्जेस और संगीन होते चले जाएंगे। रोशन के पापा को समझ आ गया था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है, वरना इतने हाई फाई पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के बाद उन पर हाथ डालना आसान नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? इंस्पेक्टर ने मिस्टर सिन्हा के सवाल को इग्नोर कर दिया और अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता रहा। रोशन के पापा इंस्पेक्टर से बहस करते करते लगातार उन सब नंबरों पर फोन मिला रहा था जहां से मदद मिल सकती थी। पर उसके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था कि कोई भी उसका फोन पिक नहीं कर रहा। ना कमिश्नर, ना होम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। जिन लोगों के साथ रोज का उठना बैठना था वह सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे रोशन की फैमिली को जानते ही नहीं। रोशन के फादर, रोशन के चेहरे पर उड़ती हवाएं देखकर समझ गए थे कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। जो करना होगा खुद ही करना होगा। उन्होंने पुलिस वाले से डायरेक्ट बात की, तू जानता है ना किस पर हाथ डाल रहा है? सर्च वारंट लाने से क्या होता है? तुझे पता होना चाहिए, मेरे इतने कॉन्टैक्ट हैं कि खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा सकता हूं। वह पुलिस ऑफिसर जोर से हंसा, हाँ आपके इतने कॉन्टैक्ट हैं और उनमें से एक भी कॉन्टैक्ट आपका फोन तक नहीं उठा रहा। सब रुतबा टाए टाए फिस हो गया। तभी रोशन ने अपने पापा को कहा, डैड मुझे नहीं लगता अब कोई भी हमारा साथ देगा। कार्तिक के कनेक्शंस बहुत टॉप तक हैं। रोशन के पापा ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन कार्तिक? रोशन ने जवाब दिया, डैड वही कार्तिक मित्तल, जो सिटी बैंक का प्रेसिडेंट भी है। वह मेरे कॉलेज में पढ़ता है। कुछ समय से मेरी उससे लड़ाई चल रही है। मैं नहीं जानता था कि उसके पीछे इतने बड़े लोग हैं। ये सब वही करवा रहा है। रोशन के इतना बोलते ही उसके फादर ने उसे खींचा के थप्पड़ मारा और कहा, तो ये सब कुछ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। झगड़े मोल लेने से पहले आदमी का बैकग्राउंड चेक नहीं करता क्या तू? बिगड़ल सांड की तरह हर किसी को सींग मारता फिरता है। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? बाप बेटे की बहस देखकर इंस्पेक्टर बीच में बोला, तुम्हारा फैमिली सॉप ओपेरा खत्म हो गया हो तो अब थाने चलने की तैयारी करो। कनेक्शन का पैंतरा फेल होते देख रोशन के फादर ने पैसों का कार्ड खेला। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। अपने सब आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ और इस केस को रफा दफा कर दो। पुलिस वाले ने सरप्राइज होकर रोशन के फादर को देखा और कहा, मिस्टर सिन्हा, 1 करोड़ जैसा चिल्लर दिखाकर आपको लगता है कि आप मुझे खरीद लेंगे? रोशन के पापा को लगा कि उसको 1 करोड़ कम लग रहे हैं। उन्होंने कहा,
ठीक है, 5 करोड़ देता हूँ। इस सारे नाटक को बंद करवाओ अभी के अभी। इंस्पेक्टर अब जोर जोर से हंसता ही चला गया। रोशन के पापा इरिटेट होते हुए बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम मुंह खोलो, तुम क्या चाहते हो? अपनी कीमत बताओ। इस बार इंस्पेक्टर ने जलती हुई नजरों से उन्हें घूरा कर बोला, तुझे याद है आज से 3 साल पहले तेरी इस बिगड़ी औलाद ने एक जरा से झगड़े पर मेरे बेटे को इतना मारा था कि उसे ठीक होने में 6 महीने लग गए थे। तब मैं तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मुझे मौका मिला है। 5 करोड़ छोड़, 50 करोड़ भी देगा ना, तब भी तुम दोनों बच नहीं सकते। तुझे और तेरे बेटे को कुत्तों की तरह घसीटता हुआ यहां से लेकर जाऊंगा। रोशन के फादर ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि कुछ साल पहले एक इंस्पेक्टर के बेटे से रोशन का झगड़ा हुआ था, जिसे सुलझाने में उनके बहुत पैसे खर्च हुए थे। अब इतने साल बाद ये दुश्मनी इस तरह भारी पड़ेगी, उन्होंने सोचा नहीं था। उनका मन कर रहा था कि रोशन का मुंह तोड़ दे, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया, हथकड़ी पहनाओ, इन दोनों बाप बेटे को और जीप तक घसीटते हुए लेकर जाना, वो भी इस तरह के आसपास सारी पब्लिक तमाशा देखे। इंस्पेक्टर ने जानबूझकर पुलिस की जीपें सड़क पर खड़ी करवाई थी, घर के अंदर पोर्च में नहीं। वो उन दोनों को हथकड़ियां लगाकर घसीटता हुआ बाहर सड़क तक लेकर गया। उसके बाद पुलिस की जीपों का काफिला वहां से ऐसे निकला जैसे वो लोग किसी बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ कर ले जा रहे हों। जब उन दोनों को पुलिस लेकर जा रही थी तो उनके घर से थोड़ी दूर पर अपनी स्पोर्ट्स कार में राहुल बैठा ये सब देख रहा था। उसको ये सोचकर अब कंपकंपी छूट रही थी कि आखिर कार्तिक की पहुंच कहां तक है। योजक चिन्ह। उधर कार्तिक के फाइनेंशियल हेड ने उसे फोन करके कहा, सर, रोशन और उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके अगेंस्ट में एविडेंस इतने पुख्ता हैं कि अब उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। वो लोग बड़े से बड़ा लॉयर ही क्यों ना कर लें, उनको सजा मिलकर रहेगी। कार्तिक ने पूछा, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत हाई हैं और अभी भी आई एम श्योर उनके पास इतना पैसा तो होगा कि वह सिस्टम में लोगों को खरीद सकें। उस सब के बारे में तुमने क्या किया? उधर से फाइनेंस हेड ने जवाब दिया, वेल्थ तो उनकी सब पानी हो चुकी सर, कुछ नहीं बचा उनके पास। और रही कनेक्शंस की बात, तो जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई कनेक्शन भी काम नहीं आता। सब मुंह फेर लेते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इस समय सोसाइटी में आपकी पोजीशन किसी से छुपी नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके एंगेस्ट जाए। रोशन की सब कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिर चुके हैं और बैंक ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लोन रिकवरी के अगेंस्ट सीज कर लिया है। कार्तिक उसकी बात सुनकर हंसा और कहा, सुपर्ब, देखना किसी भी हाल में ये लोग जेल से बचने ना पाएं। इनका जो कुछ भी बचा रह गया हो वह भी सब डिस्ट्रॉय कर दो। कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। उसके बाद कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट को बुलाया और कहा, मैं अब वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, यहाँ का सब तुम संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। कहकर कार्तिक रिसोर्ट से बाहर की तरफ चल दिया। रिसोर्ट अब आउटसाइडर्स के लिए खोल दिया गया था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही कार्तिक को लॉबी में साशा दिखाई दी। वो बहुत हड़बड़ाई हुई लग रही थी। कार्तिक जानता था साशा कियारा की तो बहुत करीबी दोस्त है ही, नील भी उसे बहुत पसंद करता है। उस दिन शंग्रीला में जब सब दोस्त साथ थे तब कार्तिक को भी साशा एक सेंसिटिव लड़की लगी थी। साशा डरी हुई थी। उसके पीछे पीछे एक मिडल एज मोटा सा आदमी था। वह पीछे से चिल्लाया, भाग क्यों रही हो? मैंने जो स्पॉन्सरशिप ऑफर की है उसके बारे में सोचो तो। साशा ने पलटकर उसे कहा, सर, आप हमारे कॉलेज इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, पर जो आप बदले में चाहते हैं वो नहीं हो सकता। वह आदमी गुस्से में बोला, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के नाम पर तो तुम्हें इतने पैसे कोई नहीं देगा। हालांकि 10 लाख मेरे लिए कुछ नहीं है, पर शर्त यही है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। वो आदमी बेशर्मी की सब हदें पार कर रहा था। साशा ने उसे सख्ती से कहा, सॉरी सर, यह इम्पॉसिबल है। आप अपनी स्पॉन्सरशिप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। उसने आगे बढ़कर साशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अमाउंट डबल कर दूंगा, तुम चलो तो मेरे साथ। साशा ने अभी तक कार्तिक को देखा नहीं था, पर कार्तिक वहां साइड में खड़ा उनकी यह सारी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने जैसे ही साशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे खींचकर थप्पड़ मारा। वो आदमी लड़खड़ा करके पीछे हट गया और चिल्लाता हुआ बोला, हु द हेल यू आर? कार्तिक उस पर दहाड़ता हुआ बोला,
खबरदार, जो लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की। वह आदमी कार्तिक की टोन से हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम किस लिए बीच में टांग अड़ा रहे हो? होते कौन हो तुम हमारे बीच में बोलने वाले? उस आदमी ने फिर से साशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अमाउंट 3 गुना कर दूंगा। सोचो, तुम्हें 30 लाख देने को तैयार हूं। इतने में तो तुम जैसी 30 लड़कियां मिलती हैं और तुम इतने नखरे दिखा रही हो। उस आदमी की आंखों में लस्ट दिख रहा था। साशा की खूबसूरती पर बुरी तरह फिदा था वो। कार्तिक ने अब की बार उसके पेट में लात मारते हुए कहा, बहरा है क्या? समझ नहीं आ रहा है एक बार में जो तुझे कहा? ये घटिया बातें बंद कर, नहीं तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उसे लग तो गया कि वह किसी गलत आदमी से पंगा ले रहा है। फिर भी वह झुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मेरे और लड़की के बीच से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कहकर उसने कार्तिक पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इससे पहले ही वह कार्तिक तक पहुंच पाता, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आगे आए। अगले ही मिनट वो मोटा आदमी जमीन पर हाय हाय करता हुआ पड़ा था। उस आदमी को समझ नहीं आया कि एकदम से उसके साथ यह क्या हुआ। उसका रोना निकल गया। इस बार उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ इस लड़की से बात करना चाहता था, मुझे क्यों मारा जा रहा है? कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया, उठाकर बाहर फेंको इसको और तबीयत से सिकाई करो, दोबारा रिसोर्ट के आसपास दिखाई ना दे। कार्तिक ने उसके बाद साशा की तरफ देखकर गुस्से में पूछा, कैसे कैसे लोगों से तुम स्पॉन्सरशिप मांगने आ जाती हो? किस बात की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? साशा की आंखों से इस सारे तमाशे के बाद अब आंसू टपक रहे थे। वह डर से कांपने लगी थी। कार्तिक ने उसे चुप देखकर कहा, बोलो भी, क्या बात है? किस चीज की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? उसने कार्तिक से पूछा, क्या तुम्हारे आदमी उसे मार डालेंगे? कार्तिक साशा की सेंसिटिविटी पर हैरान हो गया। इतने सब के बाद भी इसे उस आदमी की फिक्र है। कार्तिक ने साशा को कहा, वैसे तो थोड़ी बहुत पिटाई करके छोड़ देंगे, और उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ किस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए तुम्हें? साशा ने बताया, हम लोग साउथ के जंगलों में 3 दिन का एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट सेविंग की तरफ लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं। फंड्स की शॉर्टेज थी, मैंने सोचा कि स्पॉन्सरशिप ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इस आदमी से फ़ोन पर बात हुई, इसने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी ऐसा निकलेगा। इसने फ़ोन पर तो बहुत अच्छे से बात की थी। कार्तिक साशा को देखता हुआ बोला, बेवकूफ़ हो तुम, ऐसे अकेले किसी के साथ मीटिंग करने आगे से कभी मत जाना। इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है तुम्हें? साशा ने कहा, इस आदमी ने 10 लाख की बात की थी, 5 लाख कहीं और से अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें इस पासार करता हूँ। वहाँ जाने का ट्रांसपोर्ट, खाना, बाकी एक्टिविटीज़ भी सब मेरी तरफ से होगा। साशा बहुत हैरान हुई। उसने कार्तिक से कहा, ये तो। कार्तिक ने उसे बोला, तुम अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट्स करो, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाओ। जो पैसा बच जाए वो किसी अगले इवेंट के लिए इस्तेमाल कर लेना। कहते हुए कार्तिक ने रिसोर्ट के सीईओ को बुलवाया। साशा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या रिएक्ट करे। इतने में ही रिसोर्ट का सीईओ वहां आ गया। कार्तिक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। वह आगे बढ़कर साशा के पास आकर बोला, मैम, आप अपने इवेंट की पूरी डिटेल्स हमें रिटर्न में सबमिट कर दीजिए। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से सब कुछ सैंक्शन कर देता हूँ। आपका ये पूरा इवेंट हमारा रिसोर्ट स्पॉन्सर करेगा। साशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, कार्तिक, ये बहुत बड़ा फेवर है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ। कार्तिक ने उसे बहुत अपनेपन से कहा, दोस्तों में क्या ही थैंक यू और क्या ही फेवर, बल्कि आगे से जब भी तुम्हें इस तरह के इवेंट करने हो तो इधर उधर जाने की बजाय पहले मुझसे बात करना। साशा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कार्तिक ने उसे कहा, मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, आओ तुम भी साथ चलो, तुम्हें भी हॉस्टल छोड़ दूंगा। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, पर सब कुछ ठीक था नहीं। उधर चौहान अंकल के पास एक फोन आया, जिसे सुनने के बाद चौहान अंकल के माथे पर भी पसीने की बूंदें छलकने लगीं। कार्तिक के लिए रिसोर्ट में साशा से मिलना एक कोइंसिडेंस था, पर साशा का कार्तिक से यूं मिलना उसके लिए बहुत लकी। कार्तिक ने ना सिर्फ उसे एक घटिया आदमी से बचाया, बल्कि साशा को अपने कॉलेज इवेंट के लिए उससे शानदार स्पॉन्सरशिप भी मिल गई थी।
कार्तिक और साशा अब कॉलेज जा रहे थे। साशा ने कार्तिक के साथ बुगाटी में बैठते ही पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कार्तिक, उस रिसोर्ट के सीईओ ने तुम्हारे कहते ही पल भर में मुझे इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप दे दी। वो तुम्हारा दोस्त है क्या? कार्तिक जोर से हंस दिया और बोला, दोस्त नहीं है, एम्प्लॉय है। ये रिसोर्ट मेरा है। साशा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात कर रहे हो? दिल्ली एनसीआर का सबसे रॉयल रिसोर्ट है ये। इसे देखने का लालच मैं भी नहीं छोड़ पाई। तभी तो उस आदमी के बुलाने पर यहाँ आ गई कि इस बहाने रिसोर्ट भी देख लूंगी। तुम इस रिसोर्ट के ओनर हो? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी कोई डाउट है क्या? और अब से यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी के इनविटेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। कार्तिक के इतने स्वीट जेस्चर पर साशा बहुत इमोशनल हो गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सपना चल रहा है। तुम अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए हो कि मुझे फेरी टेल जैसा लग रहा है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम इस एनवायरमेंटल कैंप पर हमारे साथ चलना चाहोगे? कार्तिक ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इन छुट्टियों में मेरे पास करने के लिए कुछ खास है नहीं। मुझे भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम मुझे डिटेल्स भेज देना प्रोग्राम की। साशा ने खुश होते हुए कहा, हाँ भेज दूंगी, आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर वह इधर उधर की दूसरी बातें करते हुए हॉस्टल पहुंच गए। कार्तिक ने उसे गर्ल्स हॉस्टल उतारा और अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। कार्तिक ने जैसे ही अपने कमरे में एंटर किया कोई उसके ऊपर जोर से कूदा। रिफ्लेक्स एक्शन में कार्तिक ने उसे पीछे धक्का दिया तो नील करहाता हुआ जमीन पर गिर गया और बोला, पागल है क्या, कमर तोड़ दी, मैं तो तुझे सरप्राइज हक दे रहा था। कार्तिक जो एकदम हक्का बक्का रह गया था, अब हंस पड़ा। उसने प्यार से नील को डांटते हुए कहा, हद है, ये हक करना होता है। साले डरा दिया तूने मुझे। कमरे में वह दोनों दोस्त भी थे, जो उस दिन साथ में शंग्रीला गए थे। उनमें से एक बोला, यार हमें तो तू अपना चेला बना ले। हमने उस फैशन कंपटीशन इवेंट का लाइव टेलीकास्ट देखा। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, बाई गॉड मजा आ गया। यू वर डैम गुड बॉस। कार्तिक के दूसरे दोस्त ने भी उठकर कार्तिक की तरफ पीठ की और आगे झुककर अपनी पेंट नीचे करके तीन इडियट का सीन रिपीट करते हुए कहा, तुसी ग्रेट हो जहांपना। उसकी इस हरकत से कमरे में हंसी की फुलझड़ियां छूटने लगीं। सब खिलखिला कर हंस दिए। नील ने कार्तिक को कहा, अभी मैंने खिड़की से देखा तूने साशा को गर्ल्स हॉस्टल के सामने उतारा। वह कहाँ मिल गई तुझे? कार्तिक मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि नील साशा को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने उसे सब कुछ सही सही बता दिया। कैसे वह उस रिसोर्ट में मिली और वहां क्या हुआ, और फिर वह उसे अपने साथ ले आया। नील ने खुश होकर कार्तिक को एक बार फिर से गले लगा लिया। तभी कार्तिक का दूसरा दोस्त बोला, यार कार्तिक, ट्रॉफी जीतने के बाद तूने और कियारा ने तो कमाल का रोमियो जूलियट सीन क्रिएट किया था स्टेज पे। कार्तिक एक पल को चौंका, फिर उसे याद आया कि वह उस किस की बात कर रहा है जो ट्रॉफी जीतने के बाद कियारा ने उसे दी थी। कार्तिक मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। वह दोस्त फिर से बोला, यार तेरे को तो लड़की मिल गई, अब हमारी भी सेटिंग करा दे ब्रो। इस पर उसका दूसरा दोस्त बोलता है, तू इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक है, वहां तो इतनी सारी लड़कियां काम करती हैं। कॉलेज की ना सही, अपनी किसी एम्प्लॉय से ही हमारी सेटिंग करा दे। कार्तिक ने उसे तेज डांटते हुए कहा, बेहुदा बात मत कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे एम्प्लॉयज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। कार्तिका का दोस्त समझ गया कि कार्तिक अब सिर्फ उनका दोस्त ही नहीं रह गया है, वह बहुत बड़े अंपायर का मालिक भी है। कार्तिक का गुस्सा देख वह सहम कर चुप हो गया। माहौल को सीरियस होता देख नील एकदम से बोला, यार जब कंपटीशन चल रहा था एक बार तो हम सब डर ही गए थे। लगा सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर फिर उसके बाद जो तमाशा होना शुरू हुआ, कसम खुदा की मजा ही आ गया। काश उस वक्त हम सब भी वहां होते तो रोशन की हालत सामने से देखने में अलग ही मजा आता। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को कहा, अभी लंच टाइम के बाद की क्लासेज बाकी हैं, चलो क्लास भी अटेंड कर लेते हैं भाई। जमाना हो गया क्लास की शक्ल देखे। नील ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, तुझे क्या करना है अब क्लास अटेंड करके? तुझे तो घर बैठे ही डिग्री मिल जाएगी, सयापा तो हमारा है। कार्तिक ने नील की बात पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि बात तो उसकी सच ही थी। डिग्री के लिए उसे अब क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं थी।
पर वह बहुत सारी क्लासेज स्किप कर चुका था। वह कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं आ रहा था, वो तो सच में पढ़ना और सीखना चाहता था। कार्तिक ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए किताबें हाथ में उठाए और कहा, चलो यार चलें अब। उसके बाद वह चारों कॉलेज की क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। जिस क्लास में इतना शोर मच रहा था, कार्तिक के एंटर करते ही एक पल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कार्तिक के कॉलेज में बुगाटी लाने के बाद से अब पूरा कॉलेज जानता था कि कार्तिक बिलियनियर बन गया है। सब स्टूडेंट्स में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक लड़का बोला, तूने वह फैशन कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट देखा था? मैन आई एम टेलिंग यू, इसने उस रोशन की धज्जियां उड़ा दी। एक लड़की ने कहा, कियारा कितनी लक्की है यार, ये $1 बिलियन हॉट केक उसके हाथ लग गया है। एक और आवाज आई, कंपटीशन के बाद विनिंग किस तो माइंड ब्लोइंग थी दोनों की। एक और लड़की बोली, कंपटीशन जीतने के लिए तो उसका कार्तिक के साथ होना ही बहुत था। टैलेंट वैलेंट तो सब बेकार की बातें हैं, जहां इतना पैसा हो वहां सब कुछ पॉसिबल है। फिर किसी और ने कहा, वैसे शानोंग तो अपना सर पकड़कर रोती होगी अब। कार्तिक उसको कितने अच्छे से ट्रीट करता था, कितना मानता था, पर उसने जो कार्तिक के साथ किया, उसके बाद वह खुद भी कहीं की नहीं रही। इतने दिन से तो कॉलेज भी नहीं आई है। सब लड़के लड़कियां कार्तिक की लव लाइफ और उसकी रईसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। जैसे ही कार्तिक क्लास में सीट की तरफ बढ़ा, एक लड़की ने उसे फौरन कहा, कार्तिक मेरे पास बैठो ना, मैंने ये सीट स्पेशली तुम्हारे लिए खाली रखी है। कार्तिक कुछ रिएक्ट करता, इतने में दूसरी लड़की बोली, अरे आज मैं घर से खुद खाना बना कर लाई हूं तुम्हारे लिए कार्तिक, तुम मेरे पास बैठो। तीसरी ने कहा, क्या इन फालतू की लड़कियों को मुंह लगा रहे हो? तुम्हारे साथ तो मेरे जैसी सेक्सी लड़की ही सूट करती है। सारी क्लास हैरान होकर इन लड़कियों को देख रही थी। जब कार्तिक गरीब था तो इनमें से कोई उससे हेलो तक नहीं करती थी, और आज इस तरह चिपक रही थी जैसे शहद पर मधुमक्खियां। कार्तिक ने उन सबको इग्नोर किया और क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर नील के साथ जाकर बैठ गया। 1 मिनट बाद क्लास शुरू होने की बेल बजी, पर प्रोफेसर की बजाय प्रिंसिपल सर क्लास में आए। आते ही उन्होंने अनाउंसमेंट की, आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन आया है। स्पेशल केस है इसलिए मिड टर्म में लिया गया है। मैं खुद आप लोगों से उसका इंट्रोडक्शन कराने आया हूँ। उनके ये कहते ही क्लास में एक लड़की ने एंटर किया। सबकी आंखें हैरानी से बाहर को निकल आईं और मुंह खुले के खुले रह गए। वह लड़की ड्रॉप डेड गॉर्जियस थी, जैसे सचमुच की लड़की नहीं किसी आर्टिस्ट की बनाई परफेक्ट क्रिएशन हो। उसकी स्किन का कलर सफेद मोती जैसा चमकीला था, बाल कमर से भी नीचे तक लंबे जो पोनी में बंधे थे। बड़ी बड़ी आंखें हिरनी जैसी और आईब्रोज तो बिल्कुल जैसे तीर कमान। वह इतनी खूबसूरत थी कि जितनी भी उसकी तारीफ की जाती, कम ही था। क्लास में फिर एक बार जबरदस्त हलचल मच गई। दरअसल इतनी सुंदर लड़की आज तक किसी ने देखी ही नहीं थी। पर वह जितनी सुंदर थी, उसका चेहरा उतना ही एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही ना हो। प्रिंसिपल सर ने उसकी तरफ देखकर कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वह एक स्टेप आगे बढ़ी। उसने चुस्त सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। वह बहुत स्टनिंग लग रही थी, पर उसकी आवाज आइसी कोल्ड कोल्ड थी। उसने कहा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैगी फर्नांडिस। उसका नाम सुनते ही पूरी क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। मैगी 3 मिनट नूडल्स वाली। मैगी को पकाना सबसे आसान। और भी बहुत से स्लैंग पीछे से उस पर उछाले जाने लगे, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। प्रिंसिपल सर ने पूरी क्लास को डांटते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ एंड मेक हर कंफर्टेबल। यह आप लोगों की नई क्लासमेट है, इसके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए। कहकर प्रिंसिपल सर ने मैगी को कहा कि वह जाकर अपनी सीट ले और क्लास के बाहर निकल गए। जब मैगी सीट की तरफ बढ़ने लगी तो क्लास के सारे लड़कों में होड़ मच गई। हर कोई उसको सीट ऑफर कर रहा था। एक दूसरे को धक्का देते हुए वह आपस में लड़ रहे थे। सब में कंपटीशन चल रहा था मैगी को इम्प्रेस करने का, पर वह एक एक करके सबको इग्नोर करके आगे बढ़ती चली गई। उसको पीछे की सीटों की तरफ आता देख कार्तिक के दोनों दोस्तों में एक्साइटमेंट बढ़ गई। वह दोनों भी एक दूसरे को धक्का देने लगे कि यह मेरे पास बैठेगी, नहीं यह मेरे पास बैठेगी। मैगी उन दोनों को भी अवॉइड करके नील और कार्तिक की तरफ बढ़ गई। सबको लगा कि शायद अब वह नील के पास बैठ जाएगी क्योंकि वही पहले बैठा था। पर मैगी ने नील से बहुत रूडली कहा, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाए, मुझे इसी सीट पर बैठना है।
नील उसकी कमांडिंग टोन पर हैरान रह गया। नील उससे कहना चाहता था, इस तरह ऑर्डर चलाने वाली होती कौन हो? गेट लॉस्ट। पर वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि नील भी कुछ गलत बोल ही नहीं सका। वह चुपचाप वहां से उठ गया। उस लड़की के, नील से इस तरह बात करने पर कार्तिक को भी तेज गुस्सा आया।